जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम बायो प्रोसेस। आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में समझने से पहले आप ज़रा इसको समझिए। दो शब्द आपने ज़रूर सुने होंगे, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। ठीक है, जब हम वस्तुओं की बात करते हैं इस ब्रह्मांड में आप दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, एक होती है सजीव और दूसरी होती है निर्जीव। अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है तो आप उसमें मेजर अंतर सबसे पहले क्या बताएंगे? तो आप उसमें मेजर अंतर यही बताते हैं कि जो सजीव होते हैं, सजीव क्या कर सकते हैं, सजीव चल फिर सकते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वह चल फिर नहीं सकते। ठीक है, ये तो पहला अंतर हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि मान के चलो कि कोई सो रहा है, ठीक है, कोई बंदा है वह सो रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वह सजीव है या फिर निर्जीव है? क्योंकि वह गति तो कर नहीं रहा है, मूवमेंट तो कर नहीं रहा है, तो वह आप कैसे बताएं कि वह सजीव है या फिर निर्जीव है, वह जैव है या फिर अजैव है? आप कैसे बताएंगे? तो आप बोलेंगे कि हम उसका श्वसन देखेंगे, सांस चल रही है नहीं चल रही है, हम उसके दिल की धड़कन को देखेंगे, दिल की धड़कन है या फिर नहीं। दूसरी बात अगर हम देखें पेड़ पौधों में, जैसे मान के चलिए आपके पास में एक क्या है, एक आपके पास में पेड़ है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक प्रकार का पेड़ है। अब आपने सुना होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को हम सजीवों की गिनती में रखते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि पेड़ तो मूवमेंट नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम पेड़ को सजीव की गिनती में क्यों रखते हैं, निर्जीव में क्यों नहीं रखते? तो आप बोलेंगे कि पेड़ जो है, पेड़ श्वसन करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात बोलेंगे आप, अच्छा श्वसन करते हैं पेड़, और दूसरी बात श्वसन करते हैं इसलिए इनके सभी के जो पत्ते होंगे पेड़ों के, उन सभी पत्ते सभी के सभी का रंग कैसा होगा, हरा होगा। ठीक है, अब क्या ज़रूरी है कि सभी पत्तों का रंग हरा है तो वही पेड़ जीवित है? अगर कहीं कहीं के पेड़ आपने देखे होंगे उनके पत्तों का अलग रंग हो सकता है हरे के अलावा, तो क्या वह जीवित नहीं है? तो मतलब हम सीधी बात यह कह सकते हैं कि हम ये छोटी छोटी विशेषताओं के हिसाब से नहीं बता सकते कि कोई वस्तु जो है जीवित में आएगी या फिर मरने में आएगी। कह सकते हैं सजीव है या फिर निर्जीव है, नहीं कह सकते। तो ऐसे कई और प्रक्रम हो सकते हैं जिनकी मदद से हम कह सकते हैं कि हाँ वह सजीव है या फिर निर्जीव है। अब वो प्रक्रम क्या होते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। अब उसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इतनी डिटेल से। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? अगर हम बोलें कि जैव प्रक्रम क्या है, हम जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, मान के चलो हम अभी क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं हमसे। ठीक है, कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, तो क्या हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ठीक है, ऊर्जा आने के लिए कोई प्रक्रम पीछे चल रहा होगा। ठीक है, उस ऊर्जा को बनाने के लिए कोई प्रक्रम चल रहा होगा। तो हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि जीवित रहने के लिए जिन भी प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिस भी तंत्र की आवश्यकता होती है, उस सभी का मिलावट रूप से हम कहें तो इसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। मतलब सीधे सिंपल शब्दों में कहें तो जीवित रहने के लिए जिस प्रक्रम की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। अच्छा, ये तो हमने साधारण सिंपल शब्दों में बता दी। अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है और हम कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं उसको अभी आप देख लीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। देखो, जो अनुरक्षण है, अनुरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रख रखाव। जैसे कि मान के चलो अगर हम कोई भी वस्तु की बात करें, जैसे ये मान के चलो हमारे पास में कोई गिफ्ट है, हमारे पास में कोई भी कांच का गिलास है या फिर कांच का कोई भी गिफ्ट है, तो ये क्या है, अगर हम इसको कहीं पे टेबल पे रखना है तो टेबल का हमें मेंटेनेंस करके देखना पड़ेगा अच्छी है या फिर नहीं, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा। ठीक है, हमें इसका क्या पूरी तरह से देख रेख करनी पड़ रही है, इसको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, अगर गिर गया तो ये क्या है, टूट जाएगा। वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है और अलग जानवरों की जो बॉडी होती है उसमें भी अनुरक्षण अथवा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कभी उसको पानी की ज़रूरत है, कभी उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, कभी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। मतलब क्या है, जो लाइफ है उसको चलने के लिए इन सभी की जीवित रहने के लिए ज़रूरत है। और ये ज़रूरतें जैसे पूरी होती हैं, जिस प्रक्रम के दौरान पूरी होती हैं, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। और ये क्यों होता है, हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए। और जब ये मेंटेनेंस हमारा शरीर का ख़त्म हो जाता है तो हम बोल देते हैं अब शरीर में आत्मा नहीं बची हुई है, वह मर चुका है। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं कि जैव प्रक्रम हम किसे कहेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है कि हम जैव प्रक्रम में कौन कौन सी बातों की आवश्यकता होती है, क्या क्या हम जैव प्रक्रम में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, हम क्यों लेते हैं,
और किस लिए लेते हैं। अब पोषण क्यों लेते हैं, सबसे पहले अगर हम नॉर्मल बात करें तो पोषण क्यों लेते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए, कि हम कोई काम कैसे कर पाएँ। जैसे मान के चलो हम कोई काम कर रहे हैं, आप बोलेंगे चलो हम काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे चलो एनर्जी की ज़रूरत है। मान के चलो मैं अभी सो रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सोने में तो एनर्जी नहीं लग रही है, तो बोलेंगे फिर थोड़ी हमें पोषण की ज़रूरत है, सो रहे हैं तो हम थोड़ी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तब भी आपका जो अंदर परिक्रम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए आपको पोषण की आवश्यकता बाहर से पड़ती है। वो शरीर के अंदर नहीं होता, इसलिए पोषण को हमें कहाँ से, बाहर से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। अब बोलेंगे चलो हमने पोषण ले लिया, अब पोषण लेने के बाद क्या होगा, जब आप पोषण ले लेंगे तो अब पोषण आप डायरेक्ट में ले रहे हैं, तो आपके शरीर को पहुँचाना है, कोशिकाएँ होती हैं आपके शरीर में, तो आप उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसका पाचन करेंगे कि आपके शरीर तक पहुंच जाए। फिर जब आप पाचन कर लेंगे तो क्या करेंगे आप, फिर आप उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। जब जो पोषण यहाँ से आपने ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज लिया है आपने आहार में, उसको आप क्या है पूरे रक्त के माध्यम से कहाँ पे भेजेंगे, आप उसको पूरे रक्त के माध्यम से आपकी जितनी भी कोशिकाएँ होंगी वहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। जब ये कोशिकाओं में भेज जाएगा तो आप फिर ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन क्यों लेंगे, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन मिल जाएगा तब ये ऑक्सीजन जाके कोशिकाओं में पहुंचेगा और यहाँ से ग्लूकोज पहुंचा, तब जाके आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी, जिससे आप आगे कार्य कर सकते हैं। फिर ये क्या है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन का मतलब होता है जो हमने अभी खाया है, ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे अनावश्यक तत्व भी पहुँच गए होंगे जो आपके शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसका क्या करते हैं हम निष्कासन कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। अब यहाँ पे एक वर्ड और देख रहे हैं आप, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे को ही बोलते हैं हम प्रजनन, ठीक है। जो सबसे मेन विशेषता होती है सजीवों की वह यही है कि कोई सजीव पहले से मौजूद है उससे नया सजीव बन जाए, इसी को बोलते हैं हम प्रजनन, और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता तो यही है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके पास में एक पेड़ है, ठीक है, आप इस पेड़ से क्या करेंगे, एक बीज लेंगे, तो आप नया पेड़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बना सकते हैं। तो क्या कर रहा है, ये प्रजनन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब ये पेड़ का प्रजनन की अलग अलग प्रकार होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पेड़ से दूसरा पेड़ बन रहा है, मतलब क्या है, ये प्रजनन कर रहा है। ऐसे ही मनुष्य होता है, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य बन सकता है, ठीक है। आपने कई प्रकार के ऐसे उदाहरण देखोगे जहाँ पे एक इंसान से दूसरा बन रहा है, दूसरा जीव बन रहा है, ये होता है प्रजनन, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा आप जैसे यहाँ पे आपके पास में एक चेयर है, ठीक है, क्या आप एक चेयर से दूसरी चेयर बना सकते हैं, एक चेयर से दूसरी चेयर बन सकती है, आप बोलेंगे नहीं बन सकती। मान के चलिए आपके पास में एक बेड है, ठीक है, आप इस पर सोते हैं, क्या एक बेड से नया बेड बन जाएगा कि आज ये बेड ये बना है, 4 साल के लिए हम इसको रख देते हैं, इसके 2-4 बच्चे हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो मतलब क्या है, जो प्रजनन है वह सजीवों की मेन विशेषता है कि हाँ अगर प्रजनन हो रहा है तो वह सजीव होगा, प्रजनन नहीं हो रहा है तो वह निर्जीव होगा। और इन सभी जो हमने यहाँ पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, पोषण पढ़ा है, पाचन पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है, ठीक है, उत्सर्जन पढ़ा है और रिप्रोडक्शन पढ़ा है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब उससे पहले हम जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल ले लेते हैं कि हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और हम उससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपके एनसीईआरटी में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी में है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त क्यों होता है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि विसरण क्या होता है। विसरण होता है कि आपके पास मान के चलो ये कोशिका है या फिर आपका शरीर है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो बाहर हमारे इन्वायरमेंट में वो बाहर है, तो आप क्या करेंगे, ये डायरेक्ट में विदाउट किसी और फंक्शन के आप डायरेक्ट में ऑक्सीजन को ले लेंगे, तो ये होती है विसरण, और ये अक्सर छोटे जीवों में तो हो जाता है। अब बोलेंगे कि बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने एक जीव। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास में, ऑक्सीजन की अपर्याप्तता क्यों हो जाती है, अपर्याप्त क्या हो, देखो बहुकोशिकीय जीव है, जब बहुकोशिकीय जीव है तो मान के चलो इसके पास में कई कोशिकाएं होंगी, हजारों लाखों से करोड़ों से होंगी कोशिकाएं, तो इनके लिए ऊर्जा चाहिए होगी। ऊर्जा कैसे मिलेगी, ग्लूकोज से, चलो ग्लूकोज हमने पहुंचा दिया। अब जब ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो इतनी सारी कोशिका हैं तो उतनी ही हमें ऑक्सीजन भी चाहिए पड़ेगी, जो हम विसरण द्वारा प्राप्त करेंगे तो बहुत कम है, इसलिए क्या है हमें विसरण के अलावा भी दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ता है। वो क्या है, हम कैसे लेते हैं, हम लेते हैं फेफड़ों की मदद से, ठीक है, ये हमारे फेफड़े और इनकी मदद से हम क्या लेते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। ये आप एक नॉर्मल सी बात समझ चुके हैं कि इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर को बाहर आकार कैसा, चलो हम एक एक ऑप्शन लिखा ही देते हैं। एक तो हमारे शरीर का आकार कैसा है, बहुत बड़ा है। दूसरी बात करें तो हमारा शरीर कैसा है, जटिल है।
ठीक है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात करें तो हमारा शरीर कैसा है, सक्रिय है। शरीर अगर सक्रिय है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हमें चलना है, फिरना है, काम करना है, तो इसके लिए भी हमें किसकी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 मेजर कारण हैं कि हमें किसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और अपर्याप्त क्यों हो जाती है। पहला क्या है, हमारा आकार बड़ा है, कोशिकाएं ज़्यादा हैं, जटिल कोशिकाएं हैं, कई सारे अंगों से बनकर बना है, और एक सक्रिय हमारे शरीर की आगे पीछे चल सकता है, काम कर सकता है, या फिर कोई और भी काम जो है हम कर सकते हैं। ये 3 मेजर आप कारण बता सकते हैं कि अपर्याप्त क्यों हो जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि कोई वस्तु सजीव है अथवा नहीं है। इसका मानदंड का हम कैसे उपयोग करते हैं, जो अभी हमने बताया था। कोई सजीव है तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि कोई सजीव है तो अब वह चालन करेगी, या फिर हम कह सकते हैं वह गति करती है। ठीक है, दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, वह प्रजनन कर सकती है, नए संतति को उत्पन्न कर सकती है, वह पोषण प्राप्त करेगी। ठीक है, वह उत्सर्जन करेगी, वह ट्रांसपोर्ट सर्जन कर, मतलब जो उसने पाचन किया है, तो हम जब पोषण कर रहा है तो पोषण से क्या करेगा, वह पाचन करेगा। जब पाचन करेगा तो उसको स्थानांतरण करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाएगा। तो मतलब ये कुछ मेजर विशेषता हैं जिनकी उसमें आप कर सकते हैं कि ये कैसा है, सजीव है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपके रह गए हैं, वह क्या करता है, श्वसन करता है, मतलब सांस को लेता है। देखो, सांस लेने का मतलब अलग, एक ब्रीदिंग होता है, एक रेस्पिरेशन होता है, दोनों में ही अंतर है जो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इतनी कोशिश करिए इतने को पॉइंट याद करने की। आगे बात आती है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, हम पोषण के लिए करते हैं, विटामिन के लिए करते हैं, खनिज के लिए करते हैं, कि हमारे शरीर में जो कमी आ रही है मेंटेन करना है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। कौन कौन सी कच्ची सामग्री करते हैं, सबसे पहले आप किसका उपयोग करते हैं, पानी बहुत ही ज़रूरी है, तो आप बोलेंगे हम पानी का उपयोग करते हैं। दूसरी, आप किसका उपयोग करते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा उपयोग आप किसका करते हैं, आप खनिजों का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि ये भी आपके शरीर के लिए उपयोगी है। फिर आप किसका करते हैं, आप विटामिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप बोलते हैं आप वसा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं कि आप इन सब का उपयोग भी करते हैं कच्ची सामग्री के रूप में। ठीक है, कि आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके, आप वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, उन सब के लिए सब की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों की आवश्यक मानते हैं। वही प्रक्रम जो हम पिछली स्लाइड में, मतलब पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वही प्रक्रम यहाँ पे है कि आप जीवन का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब हमने क्या बताया था, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस करना है जीवन को, तो आप क्या क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप श्वसन करेंगे। ठीक है, श्वसन करना है, फिर क्या करेंगे, आप पाचन करेंगे। ठीक है, फिर अनुरक्षण करना। देखो, हमारा एक समय है 30-40, मतलब 60 है, 70 है, 80 साल, इसके बाद हम शांत हो जाएंगे, इसके बाद नई पीढ़ी आएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा हमें काम करना है, एनर्जी चाहिए, तो और भी ऐसे कई काम हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन डिटेल थी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इसके बाद में हम चैप्टर को शुरू करें, तो हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या, पोषण क्या होता है, फिर उसका परिवहन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, हम श्वसन कैसे करते हैं, उत्सर्जन क्या क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सभी हम आगे इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस सब की आपको PDF मिल जाएगी, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।